हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोगों ने अभी तक देखा है कि कैसे एक्चुअल कॉस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट कंसीडर करते टाइम पे, असेट का एक्चुअल कॉस्ट निकालते टाइम पे एक चीज का और ध्यान रखना पड़ता है, जो कि है अपना एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी। अब कई बार क्या होता है, असेट ना आउटसाइड इंडिया से लेके आते हैं हम लोग इंपोर्ट करते हैं। उस केस में हमें पेमेंट करना रहता है फॉरेन करेंसी में, और फॉरेन करेंसी में जिस टाइम पे, सपोज मैंने आज के दिन किसी एसेट को परचेज करने के लिए जो रेट अभी चल रहा है डॉलर का, आज के दिन मैंने डिसाइड किया, लेकिन जिस दिन मैं पेमेंट करूंगा उस दिन वो रेट चेंज हो गया। तो जो रेट चेंज हो गया, अपना लायबिलिटी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है? उसका एडजस्टमेंट हमें करना है असेट की कॉस्ट में ही। यदि लायबिलिटी इंक्रीज हो गया तो कॉस्ट में ऐड कर दो, और लायबिलिटी डिक्रीज हो गया तो हमें कॉस्ट में से लेस कर देना है। हम लोग इसको देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, ये आउटसाइड इंडिया से हमें परचेज होना चाहिए। तो असेट सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, असेट शी हैज एक्वायर्ड एनी असेट इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम ए कंट्री आउटसाइड इंडिया, मींस इंडिया से बाहर उसका असेट परचेज होना चाहिए। तो पहला कंडीशन तो ये फॉरेन करेंसी का जो फ्लक्चुएशन है वो एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहला कंडीशन कौन सा है कि हमारा असेट आउटसाइड इंडिया से परचेज होना चाहिए। सेकंड, in the consequence of a change in the rate of exchange during any previous year after the acquisition of such asset, there is an increase or the reduction in liability of the assessee। means सेकंड ये होना चाहिए कि आपने जब असेट परचेज किया उसके बाद में आपका जो लायबिलिटी है उसमें या तो इंक्रीज आया या रिडक्शन आया है। ये कंडीशन अब सेम रहा तो फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि सेम रहा तो हमें जो भी कॉस्ट पे हम लोगों ने डिसाइड किया था वही कॉस्ट लेना है। लेकिन यदि फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन हुआ तो हमें क्या करना रहेगा, यदि हमारी लायबिलिटी में या तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है तो उस कंडीशन में हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और ये एडजस्टमेंट कभी होता है जब हम लोगों ने डिसाइड किया था परचेज करने के लिए, उस टाइम पे रेट कुछ और था, और जिस दिन हम लोग पेमेंट कर रहे हैं असेट के अगेंस्ट में उस दिन हमारा लायबिलिटी कुछ और हो गया। तो इसके कंडीशन में हमें फॉरेन फ्लक्चुएशन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है ये या तो पूरे असेट का जो भी कॉस्ट डिसाइड किया उस पे फ्लक्चुएशन हुआ, या फिर हम लोगों ने कुछ पार्ट पेमेंट कर दिया था और पार्ट बाकी था उस पे हमारा फ्लक्चुएशन हुआ। सपोज हम लोगों ने $1000 के लिए पे एक मशीनरी परचेज किया, और हम लोगों ने 500 तो जिस दिन हम लोगों ने डिसाइड किया था, जिस दिन हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था असेट का, उसी दिन परचेज पेमेंट कर दिया $500 का, और $500 हम लोगों ने एक महीने बाद में पेमेंट किया। तो जिस दिन पेमेंट किया उस दिन तो फ्लक्चुएशन हुआ नहीं, क्योंकि जो डिसाइड किया था वही रेट हम लोग पे कर रहे हैं। लेकिन 2 महीने बाद में या 1 महीने बाद में जब हम लोग पेमेंट कर रहे हो, जो रिमेनिंग पेमेंट बचा था उस पे हमारा फ्लक्चुएशन आया है। तो जो फ्लक्चुएशन आया, लायबिलिटी हमारा इंक्रीज हुआ तो कॉस्ट में ऐड कर दो, लायबिलिटी डिक्रीज हुआ तो हमें उसमें से लेस कर देना है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट कैसे करना है, देखो द अमाउंट, ट्रीटमेंट कैसे करना है इसका, द अमाउंट बाई विच सच लायबिलिटी इज इंक्रीज और डिक्रीज एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, जो मैंने आपको बता दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्ट बाई। अब असेसी ना उसमें एक्रूअल बेसिस पे अडॉप्ट करके रखा अकाउंटिंग या कैश बेसिस पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका एडजस्टमेंट दोनों ही मेथड में सेम होगा। सेल बी एडेड और डिडक्टेड, मैंने बोला कि यदि लायबिलिटी आपका इंक्रीज हुआ है तो आप असेट की कॉस्ट में ऐड कर दो, और आपका लायबिलिटी डिक्रीज हुआ है तो उसमें से लेस कर दो। ठीक है, अब टैक्स का कैसे करना है वो चलो हम लोग नीचे बता देते हैं। मैं इधर आपको बता भी देता हूं टैक्स पॉइंट के पर्पज से क्या करना है। इफ सच इंक्रीज और डिक्रीज अराइज आफ्टर द डेप्रिशिएबल असेट इज ट्रांसफर्ड, मींस यदि ये हम लोगों ने परचेज किया था, असेट परचेज किया था, लेकिन उसका हम लोगों ने 2 साल बाद में पेमेंट कर रहे हैं, उसके कारण हमारा कोई लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, लेकिन 2 साल बाद में हम लोगों ने असेट सेल कर दिया, और उसके बाद में हमें पता चल रहा है इंक्रीज और डिक्रीज का, इंक्रीज और डिक्रीज उसके बाद में आ रहा है, तो हमें क्या करना है, उसका जो WDV बचेगा उसमें हमें उस लायबिलिटी को डिक्रीज और इंक्रीज को एडजस्ट कर देना है। लेकिन कौन सी कंडीशन में, क्योंकि देखो ब्लॉक होता है, कभी भी हम लोग असेट परचेज करते हैं तो उसका ब्लॉक बनाया जाता है, प्लांट एंड मशीनरी का अलग ब्लॉक, फर्नीचर एंड
फिक्चर्स का अलग ब्लॉक, इंटेंजिबल एसेट का अलग ब्लॉक। तो हमारा प्लांट एंड मशीनरी का एक ब्लॉक था, उसके अंदर हमारा सपोज करो ए टाइप का कोई प्लांट था जो कि हम लोगों ने इंपोर्ट किया था, उस पे हमारा लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ और हम लोगों ने ए टाइप का प्लांट सेल आउट कर दिया। अब आपने बोला यार हम लोगों ने तो सेल कर दिया, अभी उसका इंक्रीज और डिक्रीज का किधर एडजस्टमेंट करें? तो टैक्स क्या बोलता है कि आप उस ब्लॉक के अंदर आपका लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है तो उस ब्लॉक के अंदर ऐड कर दो, और आपका लायबिलिटी डिक्रीज हुआ है तो उस ब्लॉक के अंदर आप लेस कर दो। और दूसरा कंडीशन, सपोज यदि पूरा ब्लॉक ही बेच दिया जाए तो क्या करना रहेगा? देन सच अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट और एक्सपेंडिचर। अभी ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे हम लोगों ने कोई प्लांट खरीदा था और 2 साल बाद में पूरे जो प्लांट का जो ब्लॉक था, मींस और भी 2-3 टाइप का मशीनरी था, पूरे ब्लॉक को सेल आउट कर दिया हम लोगों ने। अब उस इंक्रीज और डिक्रीज को किधर एडजस्ट करें? तो इन्होंने बोला कि यदि आपका लायबिलिटी इसके अंदर डिक्रीज हुआ है तो आपको कैपिटल रिसीट के अंदर कंसीडर कर लेना है, और आपका इंक्रीज हुआ है तो आपको एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको कंसीडर कर लेना है। हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 9 समझते हैं, उससे आपको अच्छे से पता चलेगा। इलस्ट्रेशन 9 बोलता है नारंग टेक्सटाइल लिमिटेड, एक सेकेंड, नारंग टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फ्रॉम जर्मनी फॉर euro 1 lakh on 3rd September 2020 through a term loan from Fortune Bank Limited। अभी देखो नारंग टेक्सटाइल लिमिटेड है, उसने एक मशीनरी परचेज किया जर्मनी से 1 लाख यूरो के अंदर उसने परचेज किया है 3rd September 2020 को, और उसने टर्म लोन लिया है उसके ऊपर। एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 65। द असेसी टुक ए फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट ऑन 5th October 2021। अभी इसने क्या किया कि उसने लोन लिया था, और लोन लिया उस टाइम पे एक्सचेंज रेट क्या था, जब मशीनरी परचेज किया उस टाइम पे एक्सचेंज रेट क्या था 65, लेकिन उसने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जो कि आपका 5th October 2021 को ड्यू है। When the rate specified in the contract was 67 per USD, उस दिन का जो हम लोगों ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया उसका रेट डिसाइड हुआ 67 पर USD। कंप्यूट द डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 21, 2 एंड 22 एंड 3। अभी देखो इसने बोला कि आपने परचेज किया था, और आपने जो परचेज किया था उस टाइम पे 65 पर डॉलर था जो एक्सचेंज रेट है, लेकिन 5th October 2021 को आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उस दिन का रेट आपका 67 पर डॉलर हो जाता है। तो उसका एडजस्टमेंट आप कैसे करोगे? तो आप डेप्रिसिएशन अमाउंट, और इसने बोला है कि इग्नोर कर दो एडिशनल डेप्रिसिएशन को, क्योंकि हम लोगों ने न्यू मशीनरी परचेज किया है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी डेफिनेशन आ जाता है, उसका भी प्रोविजन अप्लीकेबिलिटी हो जाता है, लेकिन इसने बोला इग्नोर कर दो, आप ध्यान मत दो उसकी तरफ। तो हम लोग कंप्यूटेशन करेंगे डेप्रिसिएशन का। तो फर्स्ट ओपनिंग WDV हमारे पास में थी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने परचेज 3rd September 2020 को किया। हम लोग कौन से 2 ईयर के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, 2 साल के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर रहे हैं। एक तो प्रीवियस ईयर 2021 के लिए और प्रीवियस ईयर 21 एंड 22 के लिए, क्योंकि इसने असेसमेंट ईयर 21 एंड 22 एंड असेसमेंट ईयर 22 एंड 23 का पूछा है हमारे से, तो हम लोग 2 साल के लिए लेंगे। तो स्टार्टिंग के अंदर 1 अप्रैल 2020 को हमारे पास में ओपनिंग WDV नील था, ठीक है। ओपनिंग WDV क्या था? नील था हमारे पास में। हम लोगों ने परचेज किया कभी 3rd September 2020 को, तो असेट हम लोग ऐड कर देंगे, एड असेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर यूरो 1 लाख यूरो का हम लोगों ने परचेज किया, 65 का उस टाइम पे डॉलर का रेट था, तो हमारा असेट कितने का हो गया? 65 लाख का। तब इसके अंदर हम लोग डेप्रिसिएशन क्लेम कर देंगे। हम लोगों ने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया 15% से प्रीवियस ईयर 2021 के लिए। 15% डेप्रिसिएशन होता है आपका 9,75,000, तो आपका ये ओपनिंग WDV 1 अप्रैल 2021 को आ जाता है डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद में 55,25,000। अब आप एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि आपका यदि इन फ्यूचर लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो जो भी आपका असेट ब्लॉक के अंदर असेट ब्लॉक वैल्यू रहता है उसके अंदर आप यदि लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है तो ऐड कर दो, और यदि लायबिलिटी डिक्रीज हुआ है तो आप लेस कर दो। अभी देखो इनका इंक्रीज हुआ है डिक्रीज, अभी 65 में 65 का एक्सचेंज रेट था, लेकिन
5 अक्टूबर 2021 को इनका एक्सचेंज रेट हो गया 67, मीन्स 2 रुपए बढ़ गया एक्सचेंज रेट, तो हमारा लायबिलिटी इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, जो ब्लॉक का डब्ल्यूडीवी था उसमें ऐड कर देंगे। ब्लॉक का डब्ल्यूडीवी कितना था, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी देखो दिखा के रखा है इसने 1 अप्रैल 2021 को 55,25,000। इसमें हम लोग जो लायबिलिटी हमारा इंक्रीज हुआ कितना हुआ, 2 रुपीज पर यूरो के हिसाब से इंक्रीज हुआ। 1 लाख का यूरो था तो हमारा 2 लाख रुपीज इंक्रीज हो गया। ऐसे करके हमारा जो आज के दिन मीन्स प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए हमारा असेट कितने को है, 57,25,000 का। इस पे हम लोग डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे प्रीवियस ईयर 21 एंड 22 के लिए 15%। ये लेस कर दिया, 8,58,750 का डेप्रिसिएशन हुआ, 57,25,000 पे 15% हम लोगों ने देखा तो, और लास्ट में इसको लेस करने के बाद में हमारा डब्ल्यूडीवी आ जाता है 1 अप्रैल 2022 के लिए। अब हम लोग ये हमारा कंप्लीट होता है 43A जो फॉरेन फ्लक्चुएशन का होता है। अब हमारे पास में अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बचता है 32 एंड 2 का। इसमें हम लोग अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन किसको बोलेंगे, जब जिस साल में डेप्रिसिएशन क्लेम करना है उस साल में प्रॉफिट नहीं होने की वजह से हमारा डेप्रिसिएशन क्लेम होने को बच जाता है, मीन्स हम लोग डेप्रिसिएशन लेस नहीं कर पाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो हमारा वो डेप्रिसिएशन हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और उसी को हम लोग बोलते हैं अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, मीन्स अब्जॉर्ब नहीं हो पाया प्रॉफिट के अगेंस्ट में, और वो हम लोग कैरी करके लेके जा सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है, जैसे बिजनेस और प्रोफेशन का जो लॉस होता है उसका लिमिट होता है 8 ईयर के लिए। ऐसे सब चीजों का स्पेकुलेशन जो लॉस रहता है उसका 4 ईयर के लिए, ऐसे सबका क्या है लिमिट रहता है, टाइम लिमिट रहता है। लेकिन अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, वो अनलिमिटेड ईयर के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और आप ना किसी भी इनकम से उसको एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन कैजुअल इनकम और सैलरी की इनकम से उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन किसको बोलेंगे, डेप्रिसिएशन विच कुड नॉट बी फुल्ली डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ करंट ईयर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट। मैंने बोला था प्रॉफिट कम होने की वजह से हमारा डेप्रिसिएशन पूरा हम लोग क्लेम नहीं कर पाए, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, द अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन कैन बी डिडक्ट फ्रॉम द इनकम अंडर एनी अदर हेड। मैंने बोला कोई भी हेड से आप इसको लेस कर सकते हो, लेकिन सैलरी इनकम और कैजुअल इनकम से आप लेस नहीं कर सकते। इफ डेप्रिसिएशन स्टिल रिमेन अनऑब्जर्व्ड, इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड इनडिफिनाइट period and can be set off against any other income except casual income और salary income। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक चीज और है कि कई बार क्या होता है कि कोई चीज हमें उसी अलाउ होता है यदि बिजनेस वो कैरी फॉरवर्ड होता जाए, हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहे। अभी सपोज करो जिस बिजनेस में हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी यूज किया, पिछले सालों में यूज किया होगा कोई भी बिजनेस, मैंने सपोज करो कोई टेक्सटाइल का बिजनेस था, उसमें प्लांट एंड मशीनरी यूज कर रहा था मैं, उसमें हमारा अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन रह गया, मींस उस साल में पिछले सालों में हमारे पास में प्रॉफिट नहीं था तो हमारा डेप्रिसिएशन क्लेम करने को रह गया, वो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन बन गया, हमारा कैरी फॉरवर्ड होके आया इस साल में। लेकिन हम लोगों ने टेक्सटाइल का बिजनेस बंद कर दिया है, तो क्या हम लोग उस अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन को लेस कर पाएंगे क्या, सेट ऑफ कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर पाओगे, कोई इस पे बाउंडेशन नहीं है। इसमें यह ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि आपका बिजनेस कंटिन्यू है या नहीं है। तो सबसे पहले इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेम बिजनेस शुड बी कंटिन्यू। सेम बिजनेस कंटिन्यू नहीं भी हो रहा है तो भी आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो। और इसका सेट ऑफ करने का सीक्वेंस क्या रहेगा, तो इसका सीक्वेंस ये रहेगा, सबसे पहले तो आप क्या कर दो, सबसे पहले तो आप कर दो भैया करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सपोज में इस साल में मेरे पास में अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन भी है, तो क्या मैं स्टार्टिंग में ही उसको लेस कर दूंगा क्या मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से? नहीं, सबसे पहले आप करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस कर दो, उसके बाद में पिछले सालों में यदि आपका कोई लॉस फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हो, ग्रोथ फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हो, तो उसको लेस कर दो। थर्ड नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये तो सपोज करो आपके पास में ये ऊपर के दो एडजस्ट करने के बाद में प्रॉफिट नहीं रहा, तो थर्ड अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन को तो नेक्स्ट ईयर में कर दो, नेक्स्ट ईयर में भी नहीं हुआ तो उसके नेक्स्ट ईयर में कर दो। आपके पास में
बहुत टाइम है, ये तो अनलिमिटेड टाइम है। लेकिन जैसे ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, इसके लिए आपके पास में 8 साल ही है। अब ये टाइम पीरियड पूरा हो गया तो एसएससी को लॉस हो जाएगा। इसके लिए एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला सबसे पहले तो आप अपना करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस कर दो। कल को आप बोलोगे नहीं करंट ईयर का भी मैं डेप्रिसिएशन को आगे ही फॉरवर्ड करूंगा, अनऑब्जॉर्व बना दूंगा, नहीं, सबसे पहले आप करंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। उसके बाद में भी प्रॉफिट बचा है आपके पास में, तो आप जो ब्रॉड फॉरवर्ड आपका लॉस है, बिजनेस का लॉस है, उसको एडजस्ट कर लो। और उसके बाद में भी आपको प्रॉफिट बच जाता है, आपके पास में बहुत प्रॉफिट हो गया, बच गया, तो आप उसमें अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ कर लो। ये आपका अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का थियरी है। अब हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट इसका एक। अब मैं आपको बता दूं, ये डेप्रिसिएशन कभी भी मैंडेटरी है, आपका ऑप्शनल नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करूं या नहीं करूं, वो मेरी मर्जी, नहीं, डेप्रिसिएशन आपको ऑलवेज करना ही पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच। अपना अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट में मिलेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अमालगमेशन, डीमर्जर और सक्सेशन के केस में। थैंक यू वेरी मच।